Hello everyone, welcome to your YouTube channels Diamond Knowledge Kingdom. This is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the surface chemistry, chapter number 5 of class 12. This is the part number 1 of the video. In this video we will detail discuss about the how the reactions, how the adsorptions take place on the surface. Today our first topic about this chapter is the adsorptions. What is the adsorptions, how it take place on the molecules, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा है वो है हमारा adsorptions. तो adsorptions क्या होता है? द एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस. यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास कोई भी सरफेस है किसी भी मोलिक्यूल का, यहाँ पर अगर कोई मोलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, किसकी बजाय में, जैसे यहाँ पे अगर मैं बल्क की बात करूँ, यहाँ अगर ये बल्क फिनोमिना है, ठीक है. अगर मैं ओनली इसके अपर सरफेस की बात करती हूँ तब यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं adsorptions, ठीक है. तो यहाँ यही बात कर रहा है भी जो एक्यूमुलेशंस हो रहा है स्पीसीज का सरफेस के ऊपर हो रहा है rather than in the bulk of the solid or liquid is termed the adsorptions. The molecular species or substance which concentrate or accumulate at the surface. जो भी मोलिकुलर स्पीसीज किसी सरफेस के ऊपर adsorbate हो रही है, कंसनट्रेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं adsorbate. क्या बोलेंगे इसको? हम adsorbate बोलेंगे, ठीक है. एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच, मतलब जिस मटेरियल का ये सरफेस बना हुआ है उसके ऊपर ये adsorptions हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं adsorbent. स्पीसीज को बोलेंगे हम adsorbate एंड जो जिसके ऊपर ये एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं adsorbent. तो ये था हमारा थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन थी अबाउट द adsorption. नेक्स्ट है हमारा एक्शन ऑफ द adsorptions, मतलब इसमें जो adsorptions है वो कैसे टेक प्लेस करता है. फर्स्ट, इफ़ ए गैस लाइक O2 है, H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, Cl2 है, अमोनिया गैस है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इज़ टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग द पाउडर चारकोल्स. हमने एक वेसल्स ले लिया इस तरह का, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पाउडर फॉर्म में चारकोल डाल दिया इस तरह से, ठीक है. पाउडर चारकोल डाल दिया, इसके अंदर हमने ये गैसेस को डाल दिया. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब प्रेशर ऑफ द गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज, इसके अंदर जो प्रेशर है गैसेस का वो डिक्रीज हो जाएगा. द गैस मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेट एट द सरफेस ऑफ द चारकोल. जो मान लो मैंने चारकोल लिया है तो इस चारकोल के चारों तरफ ये जो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं. तो ये एक तरह से प्योरीफाई करने के मेथड्स होते हैं. तो गैसेस आर एडजॉर्ब एट द सरफेस, इस चारकोल के सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई. अगर मान लो मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक डाई है, जैसे मिथाइलिन ब्लू की अगर हम बात करें, व्हेन एनिमल चारकोल इसके अंदर हम ऐड कर दें, द सॉल्यूशन वेल शेकन, और उसको अच्छी तरह से हिलाएं. जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसके अंदर मैंने मिथाइलिन ब्लू ऐड कर रखा है, मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इसके अंदर मैंने एनिमल चारकोल ऐड कर दिया. तो एनिमल चारकोल क्या करेगा, इसका जो सॉल्यूशन जो हमने लिया था, इसका जो कलर था, इसको ये कलरलेस चेंज कर देगा. इस जो मैंने मिथाइलिन ब्लू का कलर लिया था इसको कलरलेस बना देगा, ठीक है. द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई दूज एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, भी हमारे पास मिथाइलिन जो ब्लू है पहले कलर्ड सॉल्यूशन था, अब ये कलरलेस कैसे होगा. तो इसमें जो हमने एनिमल जो चारकोल ली थी, जो ये हमने एनिमल चारकोल ली है, इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये इस तरह से ये मिथाइलिन ब्लू के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है. तो ये सरफेस फिनोमिना होता है एक तरह से, तो उसको ये क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे. एक्वस सॉल्यूशन अगर ऑफ रास शुगर की हम बात करें, व्हेन पास्ड ओवर द बेड्स ऑफ द एनिमल चारकोल्स बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एडजॉर्ब्ड बाय द चारकोल्स. ऐसी जैसे मान लो मेरे पास आइस की जो क्यूब्स होती हैं, आपको पता है वो जो इम्प्योर फॉर्म में होती है तो वो उसका कलर येलोइश होता है. तो जैसे ही इसको हम एनिमल चारकोल से इसमें पास करेंगे इसको, तो जो भी इसका कलर्ड सॉल्यूशन होता है वो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है. जैसे मान लो इसका जो पहले येलो कलर था,
जैसे ही हमने चारकोल ऐड किया तो चारकोल के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो मेरे पास जो शुगर की फॉर्मेशन होएगी वो कलरलेस होएगी, जो क्योंकि जो सारा कलर है उस चारकोल ने इसको अर्जॉर्ब कर लिया। तो ये प्योरीफाई करने में इसको हम यूज़ करते हैं। और ये सरफेस पे जो रिएक्शंस होती है, अर्जॉर्प्शंस होता है, एक्यूमुलेशन होता है मॉलिक्यूल का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। मतलब इसमें हमने यही डिस्कस करना है कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर किस तरह कौन सा फोर्स है, कौन सा उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब इसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये दिखाया हुआ है। जैसे एनिमल चारकोल मैंने बताया था, मैंने बता भी दिया भी किस तरह से ये होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एनिमल चारकोल है, ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे एक्टिवेटेड चारकोल ये ली है हमने, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, अर्जॉर्प्शन साइट्स होती हैं, मतलब ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसमें कैपेसिटी होती है। तो ये मॉलिक्यूल जो या फिर हम जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ये है हमारे पास, तो ये अर्जॉर्प्शंस कर लेते हैं किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर। ये जो अब्जॉर्प्शंस होता है ये सरफेस के ऊपर होता है। तो आप ये देख रहे हो जो यहाँ पे ये इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब चाहे गैस मॉलिक्यूल लगा लो चाहे कुछ भी ले लो, ये क्या सरफेस के ऊपर अर्जॉर्ब होएंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्जॉर्प्शंस बोलते हैं। देखो ड्यूरिंग द अर्जॉर्प्शंस गैस मॉलिक्यूल्स जो स्टिक ऑन टू द सरफेस ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल। तो जो अर्जॉर्प्शन के केस में जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके सरफेस के ऊपर अर्जॉर्ब हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्जॉर्प्शंस बोलते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट। इसके अंदर क्या है, द एयर ड्राई, एक मिनट, ये फोर्थ पॉइंट ये है हमारा, द एयर ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका जेल because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel. The process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called the desorption. डिजॉर्प्शन वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो सिलिका जेल होती है उसका फंक्शन क्या होता है एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये सिलिका जेल दिखाई हुई है, ये सिलिका जेल के जो पैकेट्स आपने देखे होंगे, जब भी हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, पैकिंग में कोई चीज़ आती है तो उसके अंदर ये जो पैकेट्स के अंदर होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह के ये होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। तो ये काम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई लेदर का पर्स है, उस लेदर के पर्स में ये पैकेट्स के फॉर्म में इस तरह से होता है। तो जो लेदर का पर्स है अगर कोई मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए, इसको मॉइस्चर को सारे अब्जॉर्ब करने के लिए हम सिलिका जेल के जो पैकेट्स होते हैं इनको ऐड कर देते हैं, उसको रख देते हैं। तो ये क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर्स होगा वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एक तरह से सरफेस फिनोमिना होता है। तो ये लिखा भी हुआ है जो सिलिका जेल्स है, थ्रो अवे, डू नॉट ईट, तो इस तरह के पार्टिकल्स के फॉर्म में ये होता है। तो ये तो था सिलिका जेल का फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मॉइस्चर्स वगैरह जितना भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर या उसके सराउंडिंग में वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था, डिजॉर्प्शंस आया था, एक बार वो हम देख लेते हैं। तो देखो डिजॉर्प्शंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड द डिजॉर्प्शन। जो सरफेस के ऊपर जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस था, ठीक है, अगर उसको हमने रिमूव करना हो तो वो क्या हो जाता है, डिजॉर्प्शन हो जाता है। डिजॉर्प्शन क्या होगा, अब्जॉर्प्शन का अपोजिट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखो, ये देखो जो अब्जॉर्प्शंस होता है, देखो इन दोनों की स्पेलिंग में यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब्जॉर्प्शंस तो क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो ये हमारा होता है ये अंदर टेक प्लेस करता है। लेकिन जो अब्जॉर्प्शंस होता है ये सारा का सारा हमारा सरफेस के ऊपर इस तरह से काम करता है। अब जो डिजॉर्प्शन की जो हमने बात की थी, मैंने कहा था जो डिजॉर्प्शंस होता है ये अब्जॉर्प्शन का अपोजिट होता है। तो उसका मतलब क्या, जैसे मान लो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल को मैंने निकालना है और ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं मेरे यहाँ पे इसके ऊपर स्टिक करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ द अब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द डिजॉर्प्शन, तो इसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन।
नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शंस। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, इनसाइड द adsorbent all the forces acting between the particle are mutually balanced। जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है उसके अंदर जो फोर्स एक्ट करता है वो म्यूचुअली बैलेंस्ड हो जाता है। बट ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम्स ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड ऑन ऑल साइड्स and hence they possesses the unbalanced or the residual attractive force। The forces of the adsorbent are responsible for the attracting the adsorbed particle on its surface। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है इसके अंदर, ये इसका मैकेनिज्म किस तरह से टेक प्लेस करता है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, इसके अंदर मान लो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इस सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होता है। मतलब यहाँ पे इस लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, अपवर्ड साइड से भी, ये हर साइड से इक्वली टेक प्लेस करता है। अगर हम यहाँ पे बल्क की बात करते हैं तो ये म्यूचुअली बैलेंस्ड होता है। लेकिन जहाँ पर अगर हम ये सरफेस की बात करें, यहाँ मान लो कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर, यहाँ मान लो ये ऊपर साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो इसका अपोजिट है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, और यहाँ से मान लो इस तरह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बट इसको म्यूचुअली बैलेंस करने के लिए मान लो ये डाउनवर्ड में है तो यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर है। और अगर हम बात करें इसके जो कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ जो फोर्स लगना था ये फोर्स भी नहीं लग रहा, तो यहाँ जो फोर्स है ना, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होता है वहाँ पे म्यूचुअली बैलेंस नहीं हो पाता, तो वहाँ पे रेसिड्यूल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और जो ये रेसिड्यूल अट्रैक्टिव फोर्स होता है यही मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आई। जो हमने यहाँ पे बल्क फिनोमिना में बात करी थी वो मॉलिक्यूल्स जो इस तरह थे वहाँ पे फोर्स जो क्या था म्यूचुअली बैलेंस्ड हो रहा था इस तरह से, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई हो रहा था। बट जो मेरे पास सरफेस फिनोमिना है, इस सरफेस फिनोमिना के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर ये जो फोर्स है वो इक्वली बैलेंस्ड नहीं हो रहा, म्यूचुअली बैलेंस्ड नहीं हो रहा, वो अनबैलेंस्ड हो रहा है। उसके अंदर रेसिड्यूल अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस फोर्स के यही जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर एडजॉर्बिट करने के लिए। द एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे इसने क्या बात बोली है, भाई किसी का भी जो अगर हमने एडजॉर्प्शन बढ़ाना है, मान लो मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने एडजॉर्प्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देंगे। तो सरफेस एरिया पर यूनिट मास अगर हम बढ़ा देते हैं तब भी ये क्या हो जाता है, इसका एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है भी इंक्रीज़ होगा एडजॉर्प्शन या डिक्रीज़ होगा, तो वो हम नेक्स्ट उसमें देखने वाले हैं टॉपिक के अंदर। तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने ऑब्जॉर्प्शन इतना डिटेल में आपको नहीं बताया है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक तो क्या होता है एडजॉर्प्शन होता है और एक मेरा क्या होता है ऑब्जॉर्प्शंस होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलने में अगर हम बात करें तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ डिस्कस करें ये डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शंस एंड द अब्जॉर्प्शन, इन यह स्पेलिंग का डिफरेंस है। एक तो मेरे पास ए डी से स्टार्ट हो रहा है, एक मेरा ए बी, मतलब यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है। जो अब्जॉर्प्शन होता है ये मॉलिक्यूल के अंदर टेक प्लेस करता है, जो एडजॉर्प्शंस होता है ये मेरा सरफेस के ऊपर टेक प्लेस करे। तो आपको इतना तो पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसनट्रेटेड ओनली एट द सरफेस। मैंने बता दिया जो एडजॉर्प्शंस होता है जो मॉलिक्यूल कंसनट्रेटेड होएगा ओनली सरफेस के ऊपर यहाँ होएगा, ठीक है। एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट। वाइल अब्जॉर्प्शंस में क्या होता है, इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। जैसे मान लो मैं शुगर सॉल्यूशन लेती हूँ
आपको पता है जो शुगर का जो सॉल्यूशंस होता है, ये तो है नहीं भाई सरफेस के ऊपर अलग टेस्ट होएगा, जो हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेस्ट अलग होएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो जो उसमें अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशंस हैं, उसका टेस्ट हर एक पार्ट से इक्वली होगा। मतलब ये नहीं भी सरफेस पे अलग टेस्ट है, यहाँ इसका अलग टेस्ट है या फिर यहाँ इसका अलग टेस्ट है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। अगर ये डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द वाटर वेपर। वाटर वेपर्स आर एडजॉर्ब बाय द अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एडजॉर्ब बाय द सिलिका जेल। अब मान लो मेरे पास कोई भी यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, एक सिलिका जेल लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरे पास जो कैल्शियम क्लोराइड है, तो जो कैल्शियम जो क्लोराइड है वो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको कम्प्लीटली इसके अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो उसमें होगा अब्जॉर्प्शन। अगर मैं सिलिका जेल की बात करती हूँ तो ये सिलिका जेल क्या करता है, ये सरफेस के ऊपर काम करता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ओनली इसके सरफेस के ऊपर अब्जॉर्ब होएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर हम इसमें और बात करें, while in absorptions the phenomena is uniform throughout the bulk of the solid, both adsorption and absorption can take place simultaneously. Also the term absorption is used to describe both the process. इसमें ना मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ इसको समझाने के लिए। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने ये मान लो मैंने एक चौक ले लिया, ठीक है, इस तरह का। तो जो ये मैंने चौक लिया, अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर इसको डीप कर रही हूँ, इस चौक को मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डीप कर रही हूँ, तो क्या होगा, जो ये सॉल्यूशंस है ना, इस जो मेरे पास चौक आया है, इस चौक के यहाँ पे मान लो ये मेरा चौक है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर जो ब्लू कलर मेरे पास निकल कर आएगा, मान लो इतना सरफेस मैंने इसका डीप किया था, तो ये आउटर सरफेस है ना, ये इतना डीप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर मेरे को क्या कलर शो होएगा, ब्लू कलर शो होएगा इस चौक पे। अगर मैं इस चौक को, ये जो मैंने चौक लिया है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, ठीक है, तो ब्रेक करने से ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो जो दो पार्ट में मान लो मेरा इतना हिस्सा ये है और इतना हिस्सा ये है, तो जो मैंने इसको यहाँ से मान लो मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, तो जो मैंने ब्रेक किया था यहाँ पे सरफेस पे आप देखोगे सिर्फ यहाँ और यहाँ आपको वो जो क्या करेगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। इसके जो क्या पूरे इसके अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, जो इसका सरफेस था ना, मान लो जो चौक पाउडर है, सिर्फ यहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ पे इसका क्या हुआ है, एडजॉर्प्शंस हुआ है। इसके अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कम्प्लीटली ब्लू नहीं हुए हैं। आप इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप ब्लू कलर की इंक लो, उसके अंदर चौक को डिप कर दो। जैसे आप चौक को डीप करोगे तो आपको जो देखोगे, जो हमारे पास चौक निकल कर आएगा, उसका जो अपर सरफेस है ना, उस अपर सरफेस के ऊपर ही सिर्फ क्या ब्लू कलर शो होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो करता है, एडजॉर्प्शन शो करता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक इसमें यहाँ पे वर्ड आया जॉर्प्शंस, वर्ड क्या होता है, यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। पहले हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शंस क्या होता है, फिर हम जॉर्प्शन जो वर्ड आया उसको देखेंगे। तो इसके अंदर देखो, मॉलिक्यूल्स अडहेयर टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल। आप ये देख रहे हो, ये जो मेरे पास है यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स, ये जो आप देख रहे हो अडजॉर्ब हो रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना इज़ ड्रॉन इनटू द मटेरियल, ये जो मटेरियल था इसके अंदर चले गए हैं इसके मॉलिक्यूल, लेकिन ये जो काम कर रहा है यहाँ पे सिर्फ सरफेस के ऊपर काम कर रहा है, ये इसके अंदर की बात करता है। तो ये होता है अब्जॉर्प्शन और ये मेरा क्या है, एडजॉर्प्शन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जॉर्प्शंस क्या होता है। जॉर्प्शंस क्या होता है, जैसे मैं आपको पता है एडजॉर्प्शन एक वर्ड होता है, एक अब्जॉर्प्शंस वर्ड होता है, और एक इसी से मिलता जुलता जो वर्ड्स है मेरे पास क्या निकल कर आया, जॉर्प्शंस क्या होता है। तो देखो एडजॉर्प्शंस मैंने बताया भी, ये जो क्या होता है सरफेस के ऊपर काम करता है, ये इस तरह से। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये इसके अंदर की बात करता है, बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। जॉर्प्शन जो वर्ड क्या आएगा, अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करें
अर्जॉप्शन भी और अब्जॉर्प्शंस भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉप्शंस बोलते हैं। ठीक है, आप ये जो डायग्राम इसके अंदर देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे सरफेस की बात कर रही हूँ तो मेरा ये क्या है, अर्जॉप्शंस है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या शो कर रहा है, अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल कर आता है, जॉप्शंस निकल कर आएगा। नेक्स्ट है अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे वो हमने जो रेसिड्यूल फोर्स वाला पॉइंट पढ़ा था, अट्रैक्टिव फोर्स वाला, ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्शन देयर इज़ ऑलवेज ए डिक्रीज इन द रेसिड्यूल फोर्स ऑफ द सरफेस। हमने पढ़ा था अभी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगता है, बल्क के अंदर तो वो क्या ऑल डायरेक्शन से सराउंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ ऑल डायरेक्शन से सराउंडिंग नहीं होता। ठीक है, ये जैसे यहाँ से यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर रेसिड्यूल फोर्स होता है। देयर इज़ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज द हीट। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस के ऊपर एनर्जी की जो अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी की, वो भी इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अर्जॉर्प्शन देयरफॉर इज़ इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हमें हीट अपीयर हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। उसके अंदर जो डेल्टा एच होता है ना, वो मेरे पास कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, यहाँ पे बोला भी हुआ है, इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच इज ऑफ अर्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव होएगा। व्हेन गैस इज अर्जॉर्ब द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड। अगर जो कोई जो गैस है, मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स अर्जॉर्ब होंगे इसके सरफेस के ऊपर, तो इनकी जो मूवमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब वो इस तरह फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक ये वेसल्स है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर ये मॉलिक्यूल गैस के, ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर अर्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे स्टिक हो रहे हैं, तो ये इनके जो मूवमेंट है ना वो कम हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। दिस अमाउंट टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर द अर्जॉर्प्शन। देखो जो ये एंट्रोपी वर्ड आया, डेल्टा एच, आपको पता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए मेरे पास क्या ऐसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया निकल कर है, एंट्रोपी। एंट्रोपी जो वर्ड है आपने थर्मोडाइनमिक्स में क्लास 11th में सुना होगा। तो एंट्रोपी क्या होता है, मान लो जो कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जनरली अगर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करें, इनके अंदर जितनी रैंडमनेस होएगी, जितने रैंडमली मूव करेंगे, उसके अंदर एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के रैंडमनेस को मेजर करता है। अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये सरफेस के ऊपर अर्जॉर्ब हो जाते हैं तो इनकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, मतलब इनकी रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में एंट्रोपी है, इसको मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिक्रीज होएगी, डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है तो द थर्मोडाइनमिक रिक्वायरमेंट इज दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, मतलब देयर इज ए डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी। देखो जो कोई मॉलिक्यूलस, एक वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, वो जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेस है, वो अपने आप नेचुरली टेक प्लेस करता रहता है। स्पॉन्टेनियस जो वर्ड आया है उसका मीनिंग क्या होता है भी, वो जो प्रोसेस है वो अपने आप टेक प्लेस करता रहेगा, उसमें हमें बाहर से कोई एनर्जी कुछ ऐसे सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी रिएक्शंस है उसके लिए अगर हम डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या है हमारी, गिव्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होती है, नेगेटिव। और जो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है डेल्टा जी, उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनानी है तो मेरे पास ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा जो जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन होती है, ये आप थर्मोडाइनमिक्स में पहले पढ़ चुके हो, यहाँ वहाँ से हमने इस इक्वेशंस को लिया है।
डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, जो डेल्टा एच है हैज़ सफिशिएंटली नेगेटिव वैल्यू। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया अभी जो हमारी एक्जोथर्मिक प्रोसेस होते हैं इसके अंदर ये नेगेटिव है, ठीक है। तो डेल्टा एच मेरा सफिशिएंटली नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है। तो ये तो क्या बनाएगा, देखो ये जो टर्म है ये मेरे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल कर आया, डेल्टा एच नेगेटिव, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो इसके अंदर की जो डेल्टा एच के ऊपर ही मेनली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तो मेरे पास ठीक है नेगेटिव होता ही है, एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये डेल्टा एच के ऊपर फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है भी वो कितना मेरे पास डिक्रीज़ होता है, मतलब वो सफिशिएंटली नेगेटिव होना चाहिए ताकि मेरे पास जो डेल्टा एच जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ। ये है जैसे तो इसके अंदर टी डेल्टा एस है, जो हमारी इक्वेशंस क्या निकल कर आई थी, जो डेल्टा जी है इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने आपको पहले बता दिया मेरे पास जो टी डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो अर्जॉप्शन जो प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फैक्टर्स मेक डेल्टा जी नेगेटिव। तो यही जो दो फैक्टर, एक तो डेल्टा एच और एक टी डेल्टा एस, इसको क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। एज द अर्जॉप्शन प्रोसीड डेल्टा एच बिकम्स लेस, जैसे जैसे अर्जॉप्शन टेक प्लेस करता जाएगा वो जो डेल्टा एच है वो कम होता जाएगा, मतलब लेस नेगेटिव होता जाएगा। अल्टीमेटली जो डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू द टी डेल्टा एस। अब जो मेरे पास जो डेल्टा एच जो नेगेटिव आ रहा था ना, वो अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो कुछ टाइम के बाद है ना वो इतना हो जाएगा कि वो मेरे पास टी जो डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेरे पास जो डेल्टा जी है इसको माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। देखो ये और ये दोनों मान लो इक्वल हैं, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा जी के मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट को हम क्या बोलते हैं, द स्टेट इज़ द इक्विलिब्रियम अटेंड। तो इस कंडीशन में हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर एक तो वर्ड है हमारे पास फिजियोजॉब्शंस क्या होता है और एक केमिजॉब्शंस क्या होता है। इसके दो टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ अर्जॉप्शन जो मैंने बताया, एक तो क्या होता है, दो टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो फिजियोजॉब्शन और एक क्या है हमारा केमिजॉब्शंस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द अर्जॉप्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड। इफ accumulation of gas on the surface of solid occur on the account of weak van der Waals force, the absorption is termed as the physical absorption या physiojorption, ठीक है। अगर जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो जैसे सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो गैस के जो मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होने वाले हैं, अगर उनके बीच में वीक van der Waals फोर्स है, ठीक है, तब तो उसमें क्या होगा, फिजिकल अर्जॉप्शंस होगा, या इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोजॉप्शंस बोलते हैं। अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मान लो जो गैस मॉलिक्यूल है इनके बीच में अगर जो फोर्स है अगर वो स्ट्रोंग हो, ठीक है, अगर वो केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल और एटम आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल अर्जॉप्शन या केमिजॉप्शन बोलते हैं। तो दो टाइप होती हैं, एक तो फिजियोजॉप्शन और एक क्या होता है मेरा केमिजॉप्शन होता है। अब इसके अंदर द केमिकल बॉन्ड्स में भी कोवलेंट और आयनिक दोनों हो सकता है। केमिजॉप्शन इन्वॉल्व्स ए हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द एक्टिवेटेड अर्जॉप्शन। समटाइम दिस टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, कई बार जैसे दोनों प्रोसेस इकट्ठे टेक प्लेस करते रहते हैं, एंड इज़ नॉट ईजी टू एस्टेन दैट टाइप ऑफ द अर्जॉप्शन। तो उस केस में हमें बताना मुश्किल हो जाता है भी इसके अंदर कौन सी टाइप है, फिजियोजॉप्शन हो रहा है या फिर हमारा केमिजॉप्शन हो रहा है। A physical absorption at low temperature may pass into the chemiabsorption as the temperature is increased। अगर मान लो फिजियोजॉप्शन है वो लो टेम्परेचर में पास हो सकता है, किसके अंदर से, केमिजॉप्शन के अंदर, अगर टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज कर दूँ। जो डाईहाइड्रोजन है इज़ फर्स्ट अर्जॉर्ब्ड ऑन द निकल,
जैसे मान लो मेरे पास ये निकल का सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मान लो मेरे को H2 मॉलिक्यूल को अर्जॉर्ब करना है तो वो इसके ऊपर अर्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बीच में कैसा होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन then dissociate to form the hydrogen atom which are held on the surface by the chemisorption, ठीक है। तो अभी से पहले ना एक बार हम एक डायग्राम देख लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं अभी यहाँ पे ये बात क्या करता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनकी अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये मेरे पास ये दिखाया हुआ है ये वाला डायग्राम, इसके अंदर जो ये डायग्राम दिखाया हुआ है इसके अंदर आप ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, ठीक है। ये तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फिजियोजोर्शन में मैंने बताया इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होएगी, ठीक है। और जो ये मेरे पास केमिजोप्शंस होता है, जो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल अर्जोप्शन बोलेंगे। अगर इनको इकट्ठा कंबाइन करना है तो उससे वर्ड निकल कर आ जाता है केमिजोप्शंस। एक और इसका इससे रिलेटेड एक डायग्राम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये डायग्राम, तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पे अर्जॉर्प्शंस हो रहे हैं मॉलिक्यूल के बीच में, क्या हो रहा है, अर्जॉर्प्शंस हो रहे हैं। देखो जो ये चैप्टर है ना सारा का सारा अर्जॉर्प्शंस के ऊपर ही है, तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं बार बार वो अर्जॉर्प्शन ही डिस्कस करने वाले हैं। अब्जॉर्प्शन जो बल्क वाला है वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। मेन हम यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्रीज का नाम है, तो सरफेस के ऊपर किस तरह के मॉलिक्यूल कैसे बाइंड करते हैं, कैसा उनका नेचर होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, ये मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फिजियोजॉर्प्शंस होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है मान लो, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है मेरे पास यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन जो केमिजॉर्प्शंस है आप ये सरफेस देख रहे हो इस तरह से इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मान लो बाइंडिंग साइट है ये इस तरह से, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिजॉर्प्शंस बोलते हैं। इनके बीच में फिजिकल बॉन्ड है तो फिजिजॉर्प्शन, अगर केमिकल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, केमिजॉर्प्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियोजॉर्प्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास लैक ऑफ द स्पेसिफिसिटी। A given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are the universal। अब जो यहाँ पे हम सरफेस की बात कर रहे थे इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये मतलब ए गिवन सरफेस ऑफ द adsorbent does not show any preference for the particular gas। मान लो जैसे मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से कोई ना प्रेफरेंस नहीं दिखा रहे, मतलब ये एक इस गैस के मॉलिक्यूल के लिए वो इस तरह का हमें चाहिए या फिर इस तरह से होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि जिसके जो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द अर्जोर्बेट। द अमाउंट ऑफ द गैस अर्जॉर्ब बाय द सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो ये नेचर ऑफ द गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, अभी जो कोई मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। इन जनरल ईजिली लिक्विफाइबल गैस, मतलब जो ईजिली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट हो, आर रीडली अर्जॉर्ब्ड एज द वंडर वाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। जो मेरे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो ईजिली लिक्विफाइबल हो जाते हैं तो वो सरफेस के ऊपर बहुत ईजिली अर्जॉर्ब हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि इस केस में जो मेरे पास जो वंडर वाल फोर्स होता है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग होता है, जो मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन होती है। तो ये दो पॉइंट के ऊपर मैंने बताया, एक तो है लैक ऑफ द स्पेसिफिसिटी, मतलब उनके अंदर से स्पेसिफिक नहीं होती किसके ऊपर कौन सा अर्जॉर्ब होएगा, और एक नेचर ऑफ द अर्जॉर्बर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ये रिवर्सिबल नेचर होते हैं या फिर नहीं होते। यहाँ पे हम फिजियोजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं पहले, फिर हम बाद में केमिजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है रिवर्सिबल नेचर, सॉरी ये थर्ड पॉइंट है हमारा। फिजिकल अर्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए सॉलिड इज़ जनरली रिवर्सिबल। मतलब क्या हुआ, जो ये यहाँ पे मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल अर्जॉर्ब हो रहे थे ये रिवर्सिबल होते हैं।
द मोर ऑफ द गैस इज absorbed व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज। अब मान लो वॉल्यूम की, अगर प्रेशर की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स थे गैस के, तो इनका जो वॉल्यूम है अभी सारे जितना ये वॉल्यूम आपको पता है भी, जो लिक्विड होता है जो जिस वेसल में हम रखते हैं वही उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। जो गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं। तो मान लो ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स थे, तो जैसे ही हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स इन्होंने पहले इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब भी इस तरह से बाउंड हो जाते हैं, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड द गैस, अगर इसकी ये जब मैंने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करा इस केस में, तो जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं क्लोज आ जाते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ से प्रेशर हटाती हूँ ना, तो जो गैस के मॉलिक्यूल दोबारा अपनी इसी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो यही क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय द डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मैंने प्रेशर को अप्लाई कर दिया तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को हटा देती हूँ तो दोबारा जिसके जो गैस के मॉलिक्यूल इस तरह फ्री फॉर्म में मूव करते रहेंगे। सिंस द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द फिजिकल अब्जॉर्प्शन अकर्स रेयरली एट द लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आपको पता है जो हमारा ये जो अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये नेगेटिव है, ये डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसके अंदर से हीट निकलती है। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर कम है तब तो ये फिजिकल अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा रीडली। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं और हीट बढ़ा रही हूँ, तो उस केस में जो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो मेरे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो रूल है ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द ली चैटरले प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्बेंट। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जितना ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें अब्जॉर्बेंट होएगा। द एक्सटेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्बेंट। द फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड द पोरस सब्सटेंस हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया आर द गुड अब्जॉर्बेंट। जैसे हमने वहाँ पे चारकोल की बात करी थी, जैसे ये है, अगर ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है वैसे तो ये, अगर मैं इस तरह से कंप्लीट वो ले रही हूँ, एक मैं इसका पाउडर फॉर्म में लूँ, ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है ना मॉलिक्यूल का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसमें लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में लेती हूँ तो उस केस में इनका मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उसको मिलेगा, मान लो एक तो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को जो गैस के मॉलिक्यूल है उसको इतना सरफेस मिल रहा है, एक गैस के जो मॉलिक्यूल है उनको इतना सरफेस मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा इनको सरफेस मिलेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शंस होंगी, और इस केस में अब्जॉर्प्शन को इनको इतना ही सरफेस मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा अब्जॉर्प्शन उतना ही बढ़ेगा। तो इसके अंदर ये मेन पॉइंट था। नेक्स्ट है यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ द अब्जॉर्प्शन, जो हम डेल्टा एच की बात कर रहे थे। अब देखो इसके अंदर जो इंथैल्पी ऑफ द अब्जॉर्प्शंस हैं, नो डाउट फिजिकल अब्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट जिसकी इंथैल्पी ऑफ अब्जॉर्प्शन है वो क्वाइट लो होती है। कितनी होती है, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होती है। दिस इज़ बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मोलिक्यूल एंड द सॉलिड सरफेस इज़ ओनली ड्यू टू द वीक वंडरवाल फोर्स। इसके अंदर जो डेल्टा एच आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, बहुत कम आएगा। वो कितना आता है, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसकी जो इंथैल्पी की बात करेंगे, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है और जो सॉलिड का सरफेस है वो किसकी वजह से होता है, वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से होता है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है कम होती है, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक की हुई। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिजॉर्प्शंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इसके अंदर रखेंगे। तो फर्स्ट है, जैसे हमने फिजियोजॉर्प्शंस में पढ़ा था उसमें क्या होता था, लैक ऑफ द स्पेसिफिसिटी था। इसके अंदर इसका अपोजिट है, इसके अंदर ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है हमारा, हाईली स्पेसिफिक होता है। तो केमिजॉर्प्शंस इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल अकर
इफ़ देर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द अडजॉर्बेंट एंड द अडजॉर्बेट। ये तभी टेक प्लेस करेगा, जैसे मान लो मेरे पास, मैंने बताया था ये मेरा अडजॉर्बेट है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स को अडजॉर्ब होना वो अडजॉर्बेंट है, तो ये उनके फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनकी जो केमिकल बॉन्डिंग है तो इनके केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। जो हमारा फिजियो जो ऑप्शन था वो था रिवर्सिबल, जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, अगर हम प्रेशर अप्लाई, जैसे पहले मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, ठीक है, अगर मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो इस तरह से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मैं प्रेशर को हटा दूँ तो ये दोबारा इस कंडीशन में आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल नेचर है। लेकिन जो मेरे पास केमिजॉर्प्शन होता है ये मेरे पास रिवर्सिबल नहीं होता, ये मेरा इरिवर्सिबिलिटी शो करता है। ए केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल इन द नेचर। केमिजॉर्प्शन इज़ ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमें पता है ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वेरी स्लो एट द लो टेम्परेचर। उस केस में क्या था, लो टेम्परेचर पे वो ज़्यादा हो रहा था और हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ऑन अकाउंट ऑफ द हाई एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। किसको, इसमें क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो लाइक मोस्ट केमिकल्स चेंज अब्जॉर्प्शंस ऑफन इंक्रीजेज विद राइज ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, जैसे जैसे हम केमिकल चेंज लेकर आते हैं तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, वहाँ पे तो क्या था, टेम्परेचर कम था तो इंक्रीज़ था, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ये लो शो करेगा और हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन हाई शो करेगा। फिजियोजॉर्प्शन ऑफ ए गैस अब्जॉर्ब एट द लो टेम्परेचर, मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है, और मे चेंज इनटू द केमिजॉर्प्शन। अगर यहाँ पे फिजियोजॉर्प्शंस हैं लो टेम्परेचर पे, उसको हम क्या है, अगर हाई टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो केमिजॉर्प्शन में भी चेंज हो सकता है। फिजियोजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे, केमिजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे। अगर फिजियोजॉर्प्शन के केस में अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दें, लो से हाई कर देते हैं, तो वो फिजियोजॉर्प्शन से केमिजॉर्प्शन में चेंज हो जाएगा। यूजुअली हाई प्रेशर इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर द केमिजॉर्प्शन। जैसे वहाँ पे हमने सरफेस एरिया की बात करी थी, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे पॉइंट है, जैसे सरफेस एरिया यहाँ पे कोई मतलब रिवर्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब रिवर्स नेचर नहीं है, उस केस में भी सरफेस एरिया बढ़ रहा था तो यहाँ पे फिजियोजॉर्प्शन बढ़ रहा था। इस केस में भी अगर मेरे पास सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो केमिजॉर्प्शन बढ़ेगा। लाइक फिजिकल अब्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शंस ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्बेंट, मतलब ये भी सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इसका, इंथैल्पी ऑफ द अब्जॉर्प्शंस, ये इसका लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं भी, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो इंथैल्पी ऑफ द अब्जॉर्प्शन, उस केस में मेरे पास फिजियोजॉर्प्शन के केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो थी ये 20 से लेकर हमारी 40 किलो जूल पर मोल तक की, और इस केस में अंदर ही थोड़ी सी हाई होती है, कितनी होती है, 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल तक की होती है, एंड इट इन्वॉल्व्स द केमिकल बॉन्ड द फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हाई होती है, इसके अंदर लो होती है। तो अब जो हमने जितना पढ़ा है वो उसको अगर हम डिफरेंस एक बार देखें तो वो सारे के सारे पॉइंट हमें इस डिफरेंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 11 पॉइंट के थ्रू फिजियोजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, ये आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पॉइंट हमने बात करनी है, अक्कर्स ड्यू टू द वंडरवाल फोर्स, इसके अंदर वंडरवाल फोर्स होता है फिजियोजॉर्प्शन के अंदर। केमिजॉर्प्शन के अंदर कैसा होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, ये मेरा रिवर्सिबल नेचर होता है, ये मेरा इरिवर्सिबल नेचर होएगा। मैंने बताया था जो फिजियोजॉर्प्शन होता है स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक, बट ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए ही ये अब्जॉर्ब होएगा। इसके अंदर इंथैल्पी ऑफ द अब्जॉर्प्शन लो होती है, कितनी होती है, 20 से लेकर हमारी ये 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। इसके अंदर ये हाई होती है, कितनी होती है, 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। मोर लिक्विफाइबल गैस, मतलब जिस गैस को लिक्विफाई करना इजी होता है वो अब्जॉर्प्शन रेडली शो करेगा। गैस विच फॉर्म द कंपाउंड विद द अब्जॉर्बेंट अलोन अंडरगो द केमिजॉर्प्शन, ये क्या बोल रहा है भाई, जो केमिकल बॉन्ड शो करेगा,
ठीक है, कंपाउंड बनाएगा, वही केमिजोप्शन शो करेगा, वही इसके अंडरगो जाएगा। डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, इसके अंदर उल्टा है, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। इसके अंदर लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। इसके अंदर हाई प्रेशर फेवर द फिजोजॉप्शन, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो उस केस में डिजॉप्शन हो जाता है। डिजॉप्शन मैंने आपको बता दिया, वो अगर उस मॉलिक्यूल को अगर हमने रिमूव करना, अगर सरफेस के ऊपर मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनको रिमूव करना है तो क्या हो जाता है, डिजॉप्शन हो जाता है। हाई प्रेशर इज़ फेवरेबल बट डिक्रीज ऑफ द प्रेशर डज नॉट काज द डिजॉप्शन। इसमें क्या था, इसके अंदर हाई प्रेशर फेवरेबल है, लेकिन अगर उसको हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो डिजॉप्शन हो जाएगा। बट इसके अंदर भी यही बात है, अभी हाई प्रेशर फेवरेबल है, बट यहाँ पे एडिशनल पॉइंट क्या बता रहा है, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो उस केस के अंदर डिजॉप्शन नहीं होगा, इस केस के अंदर डिजॉप्शन हो जाता है। ये क्या होता है, रिजल्ट इन द मल्टी मोलिकुलर लेयर। इसके अंदर जैसे मान लो ये है, इसके अंदर इस तरह से मल्टी मोलिकुलर लेयर निकल कर आएगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास एक ही लेयर की फॉर्मेशन होगी। वैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ये ही लेयर्स निकल कर आएगी। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नीडेड, मतलब इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट आने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो जब भी इसमें पॉइंट वो आएगा, स्पेशल टॉपिक है इसके ऊपर, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की नीडेड होती है। ये मेरा प्रोसेस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, उसी टाइम प्रोसेस टेक प्लेस कर जाता है, लेकिन ये प्रोसेस मेरा क्या होता है, स्लो होता है। तो ये इसके अंदर 11 पॉइंट्स थे फिजियोजॉप्शन और केमिजॉप्शन से रिलेटेड। ये जो मैंने पीछे डिस्कस करके बताया आपको, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी क्या इसके अंदर हमारे पास एडजॉर्प्शंस होता है, क्या अब्जॉर्प्शंस होता है, ठीक है, फिजियोजॉप्शन क्या होता है, केमिजॉप्शंस क्या होता है, तो ये सारा कुछ आज हमने डिस्कस किया है। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे इतना ही करते हैं, तो यहाँ तक आप उसको अच्छे से रीड आउट करें, समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।